सर्कुलर मोशन में लास्ट में हमने जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ लिया था। अब एक्चुअली अगर हम बात करें तो थोड़ा सा सेंटीपिटल फोर्स की बात कर लेते हैं। क्या है देखिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स एफसी से लिख सकते हैं। देखिएगा, नाम से क्लियर है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करे तो उस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स हमेशा लगता है। अब आपको वो क्यों लगता है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में या लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है बेटा, तो उस पर सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है। तो वी नो दैट क्या, वी नो दैट व्हेन पार्टिकल परफॉर्म्स uniform circular motion, uniform circular motion, then a centripetal acceleration always acts towards the center, towards the center। और तुम्हें याद होगा वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन AC था v²/r, और भी इसके फॉर्म हमने उस समय किए थे। क्लियर। अब तुम्हें न्यूटन सेकेंड लॉ से पढ़ा है बेटा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उधर ही एक फोर्स भी लगता है। हेंस बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ, a force also acts towards the center, एक फोर्स भी सेंटर की तरफ काम करेगा। क्यों? क्योंकि सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है। आपको पता है F=ma से जिधर फोर्स होगा उधर एक्सेलरेशन, या जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर फोर्स होगा। तो ऑल्सो एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर, इट इज कॉल्ड CPA से CPF या सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। तो CPF या सेंट्रीपिटल फोर्स FC होता है, और होगा क्या ये आपको पता, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r होगा, क्योंकि AC इक्वल टू v²/r होता है। क्वेश्चन 2 ये आ गया, तो नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा डायग्राम में भी बता देते हैं कैसे। आप और चाहें तो V को r ओमेगा कर लें, बट V इक्वल टू बेटा आपको पता r ओमेगा, तो अगर आप इधर ले आए तो इसलिए FC इक्वल टू क्या हो जाएगा m, इसकी जगह r ओमेगा, r² ओमेगा स्क्वायर अपॉन r कैंसिल हुआ, तो फिर ये mr ओमेगा स्क्वायर भी हो गया। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है बेटा जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाली बॉडी पर सेंटर की तरफ लगता है। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू बेटा mr ओमेगा स्क्वायर, ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब होगा कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है। अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा, मान लो पार्टिकल पॉइंट P1 पे है, वेलोसिटी इसकी v1 है और इसका मैग्नीट्यूड v है, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, ये FC है, राइट। हमेशा सेंटर की तरफ, पार्टिकल P1 से मान ले P2 पे आ जाए तो वेलोसिटी आपको पता है v2 है और ये v के बराबर है, तो इधर भी सेंटर की तरफ लगेगा ये फोर्स। तो it is always toward the center, whatever is the position of the particle on the circumference of the circle। सर्किल के circumference पे पार्टिकल यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, हमेशा सेंटर की तरफ ये फोर्स लगता है, राइट। अब आपके मन में आएगा कि सर अभी तक हमने कई फोर्स पढ़े थे, फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और बहुत तरह के मैग्नेटिक फोर्स एक्सेट्रा। तो देखो एक और नया फोर्स आ गया, उसी फोर्स की कैटेगरी में एक नया फोर्स ऐड हो गया जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स एक सिचुएशनल फोर्स है जो सर्कुलर मोशन में आपको दिखाई देता है सेंटर की तरफ, लेकिन इसका प्रोवाइडर जो है वो कोई नया फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स को जो प्रोवाइड करता है, अभी तक जो हमारे नोन फोर्सेस हैं जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एक्सेट्रा, इन्हीं में से कोई सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो इट इज नॉट अ न्यू फोर्स। इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ द सर्कुलर मोशन, centripetal force is provided by different already known forces like gravitation, friction, tension, etc. Right? So CPF is not a new force. It is provided,
ऑब्जर्व, आप देखिएगा CPF यानी सेंट्रीपेटल फोर्स इज नॉट अ न्यू फोर्स, ये नया फोर्स नहीं है, इट इज प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट नोन फोर्सेस, जैसे आप लिख दें ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, टेंशन, फ्रिक्शन एक्सेट्रा, इन्हीं में से किसी के द्वारा प्रोवाइडेड होता है तो इट इज प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट नोन फोर्सेस इन डिफरेंट सिचुएशंस, ये डिफरेंट सिचुएशन में इन्हीं के द्वारा प्रोवाइडेड होता है, राइट। जैसे एग्जाम्पल आप ले लें, एग्जाम्पल 1, आप बताइएगा, आप सभी लोगों ने बचपन में, हम सभी लोगों ने बेटा कहीं न कहीं से पतंग उड़ाई है। तुम याद करो, जब पतंग उड़ाते हैं तो धागे में एक स्टोन बांधते हैं और स्टोन को जैसे धागे में स्टोन बांधा और यूं घुमाते हैं, इसे लंगड़ कहते हैं। तो बांध रखो, एक स्टोन को अगर स्ट्रिंग में टाइट करके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देते हैं, अगर पाथ सर्कुलर है, यूनिफॉर्म ना भी हो तो भी सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा। सेंट्रीपेटल फोर्स सर्कुलर मोशन में हमेशा बेटा सेंटर की तरफ लगता है, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म। तो स्टोन इज टाइड विद द स्ट्रिंग एंड इट इज वर्ल्ड इन ए सर्कुलर पाथ, CPF विल बी प्रोवाइडेड बाय रस्सी का तनाव, स्ट्रिंग में जो टेंशन से आएगा, राइट। या आप कहें कि तुम याद करो, आपने पढ़ा है कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर, वैसे तो इलिप्टिकल पाथ होता है लेकिन ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ लेके हम कैलकुलेशन करते हैं, ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है। तो CPF जो लगता है वो कहाँ से आता है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इन सिचुएशन में आता है, जैसे मैं बताऊं, एक स्टोन में एक पार्टिकल एक स्टोन को रस्सी में बांध करके, जैसे देखिएगा ये रोप है और इसमें एक स्टोन बांधो और इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी से दो, तो आप देखो बेटा इसके ऊपर सेंटर की तरफ जो CPF लगेगा दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय स्ट्रिंग में जो टेंशन है, T, टेंशन इन स्ट्रिंग। तो कहने का मतलब है, एक धागे में स्टोन बांध के सर्कुलर पाथ पे घुमाइए, सेंट्रीपिटल फोर्स का प्रोवाइडर टेंशन होगा। एग्जाम्पल 2 ले ले, आप इसे नोट कर लो, फिर थोड़ा सा करते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक। और एक आध एग्जाम्पल अगर हम ले लें, आप देखिएगा एक और अगर हम यहाँ बात कर लें, यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स, एग्जाम्पल 2 क्या होगा, आप देखिएगा, अगर आप मान लें कि ये देखो न्यूक्लियस है, पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है, तुम्हें पता है न्यूक्लियस में कुछ चार्ज होता है जिसे हम ZE से डिनोट करते हैं, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ पर। तो ऑब्वियस सी बात है, चलिए न्यूक्लियस को सिर्फ प्लस से बना लेते हैं, ये प्लस। तो जब सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन v स्पीड से रिवॉल्व करता है तो इस पे सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है दैट इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, यहां से लगता है, ठीक है। इसी तरह से आपको पता है कि प्लैनेट जो हैं वो अपने सन का यानी अपने स्टार का चक्कर काटते हैं, वहां पर CPF कहाँ लगता है? तो आप देखिएगा, आपको पता है सेंटर पे मान ले S है, S का मतलब सन हुआ सेंटर पर, और ये प्लैनेट है, प्लैनेट उसके चारों ओर, हालांकि इस प्लैनेट का भी पाथ इलिप्टिकल होता है, आपने पढ़ा है, लेकिन सबसे नजदीकी प्लैनेट जो सन के है या सन से सबसे जो दूर प्लैनेट है उनके अलावा बाकी का पाथ ऑलमोस्ट सर्कुलर होता है। इसलिए हम सर्कुलर पाथ मान के इस पे एक सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगाते हैं, दैट इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, या आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स से आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है डिफरेंट सिचुएशन में देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग रहा है, लेकिन उसका प्रोवाइडर कौन है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। कहीं पर फ्रिक्शन भी करता है, जब आप बेटा मोटरसाइकिल लेके सड़क पर टर्न लेते हैं तो उस समय आपका पाथ सर्कुलर होता है, तो उस समय CPF को प्रोवाइड कौन करता है? फ्रिक्शन फोर्स करता है, जो सड़क और जो आपकी रोड है, सड़क और पहिए के बीच में लगता है, वहां से आता है, ठीक है। तो ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स का आया कि हु इज द प्रोवाइडर। तुम्हें पता है कि
बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है सबसे निकम्मा फोर्स है, काम ही नहीं करता है। तो अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, निकम्मा, नो वर्क इज डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो, ये हमेशा जीरो होता है, ये सबसे निकम्मा फोर्स है। कैसे, आप खुद देखें, मान लेते हैं एक पार्टिकल है और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, देखिए इसकी वेलोसिटी v है और ये सेंटर है और ये देखिए रेडियस वेक्टर है ये, या आप सेंट्रीपिटल फोर्स ले लीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाना है, एफसी लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब अगर मैं कहूं कि ये पार्टिकल घूमेगा तो इसी पाथ पे, तो अगर मैं इस पार्टिकल की यहां से इस पोजीशन को P1 ले लूं और एक नजदीकी पोजीशन यहां तक, ये P2 तक जाता है, तो अगर आप इसका डिस्प्लेसमेंट लें, जैसे देखिए पार्टिकल इस जगह से इस जगह तक जाता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर आप लें, मैं डायग्राम को थोड़ा और क्लियर कर दूं, देखो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर है और जब सर्कुलर मोशन करते हुए ये यहां तक मान लीजिए गया और इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dr हुआ, तो तुम्हें पता है ये एंगल कितने के बराबर होता है, 90 डिग्री, वेलोसिटी ये है, राइट। तो आप देख लें कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो हमेशा सरकमफेरेंस के साथ 90 डिग्री पे होता है और डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन में इसी के लॉन्ग होगा, ये डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट डी आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एफ के होता है। तो यहाँ पे देखें वर्डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पता वर्डन का इतना फार्मूला सबको याद है, छोटी क्लास में पढ़ता है, क्या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, एफ डी आर कॉस थीटा होता है, एफ को एफ सी लिख लो, तो एफ सी डी आर कॉस 90 हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल 90 है, कॉस 90 जीरो होता है, तो ध्यान रखना वर्डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। तो इसलिए कभी भी सर्कुलर मोशन में आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो जीरो होगा बेटा, क्योंकि वर्डन जीरो, तो तुम्हें पता पावर इक्वल टू होता है रेट ऑफ वर्डन। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात आई, तो देयरफॉर लिखो कि पावर डिलीवर्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर ये कहा जाए तो तुम्हें पता है पावर इक्वल टू होता है द रेट ऑफ वर्डन, और ये वर्डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो जब बताओ अगर डब्ल्यू एफ सी जीरो है तो ये क्या आ जाएगा, P इक्वल टू जीरो आएगा, यानी कि अगर वर्डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो है तो सर्कुलर मोशन में बेटा कभी पावर पूछा जाए और तुम्हारे मन में आए कि सर पावर में सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा भी कुछ वर्क होगा, ध्यान रखना नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये कोई भी वर्क नहीं करता है, तो पावर क्या डिलीवर करेगा, क्योंकि पावर का मतलब ही होता है द रेट ऑफ वर्डन, तो देयर विल बी नो पावर डिलीवर्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। इतना आगे कर लो। अब हम इसमें थोड़ा सा बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन हम अल्फा से लिखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। देखिए इतना सभी आपको पता है। देखो बेटा जब हम वन डायमेंशनल मोशन करते थे तो हम लोग कहते थे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से वेलोसिटी आता था, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते थे तो dv बाई dt से लीनियर एक्सेलरेशन a आता था। तो फिर अगर एंगुलर, आप याद करो रोटेशनल मोशन में क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, उसको डिफरेंशिएट किया d थीटा अपॉन dt, आप याद रखो साइड वर्क कर रहे हैं, तो देखो d थीटा अपॉन dt से एंगुलर वेलोसिटी आया था। तो अगर आपसे कहा जाए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी with respect to time is called angular acceleration, अल्फा कहते हैं, अल्फा। तो इसका मतलब अल्फा इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन, ये आप लिख दीजिएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ये आ गया। यूनिट लिखना चाहे तो आप लिख लें बेटा, यूनिट ऑफ अल्फा आप यहीं से देख लें। ओमेगा का यूनिट सबको याद है बेटा, रेडियन पर सेकेंड यानी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ अल्फा, रेडियन एंगल है, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं, पर सेकेंड t-2, तो ये डायमेंशन हो जाएगा, तो इसका ये डायमेंशन आ गया।
ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन वही है जिधर चेंज इन लीनियर एंगुलर वेलोसिटी होगा। अल्फा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स अ डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ डेल्टा ओमेगा। ऑब्वियसली बात, इधर डेल्टा ओमेगा उधर ही होने वाला है। ये भी एक एक्सियल वेक्टर है, बट वही होगा, राइट हैंड थंब रूल से आएगा, जैसा कि प्रीवियस चैप्टर में जाके देख लें। बट एक्चुअल में जिधर ओमेगा था उधर ही चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो ओमेगा याद करो हमेशा बाहर होता था या अंदर होता था, तो रोटेशनल मोशन में ओमेगा अगर ऐसे है तो चेंज इन वेलोसिटी भी ऐसे ही आएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अल्फा भी एक रोटेशनल वेक्टर है। अल्फा इज ऑल्सो a rotational, also an axial और rotational vector, और इसकी डायरेक्शन आप सभी को पता राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है, वो कई बार चर्चा हो चुकी है। तो ये आया अल्फा, राइट। अब एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आया, हम इसके दो पार्ट करेंगे, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट थिंग आएगा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, हम इसे अल्फा एवरेज से लिख लेते हैं, राइट, ये अल्फा एवरेज। ठीक, ये क्या लिखा है, जो लिखा था वही ध्यान रखना। अल्फा एवरेज जो होता है, ये वास्तव में आपने एवरेज बारे में, ये हमेशा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी होता है। मतलब आपको एवरेज एक्सेलरेशन कहा जाए तो डेल्टा से लिखो, और डेल्टा ओमेगा को आप ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1 से भी लिख सकते हो। तो जब इस्तेमाल होगा तो उस समय हम इसको बताएंगे कैसे। सेकंड होता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, इसे सिर्फ हम अल्फा से लिख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी क्षण पे। तो जब इंस्टेंटेनियस करते थे, लगातार हम लोग 1D से करते आ रहे हैं, इस्तेमाल करते आ रहे हैं, वही तरीका आप लगाइए बेटा। इंस्टेंटेनियस के लिए तुम्हें याद होगा हम क्या करते थे, when delta t is approaching towards 0, if delta t is approaching towards 0, then acceleration, या even better word होगा angular acceleration, angular acceleration is called, तो देन एंगुलर एक्सेलरेशन पूरे लिख लेते हैं। तो देखो, इफ डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, देन एंगुलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसे हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अगर आपसे मैं बोलूं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसका सिंबल ये है, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये तुम्हें याद होगा, ऐसे में लिमिट लगाई जाती है, डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। अगर हटा दें, लिमिट हटाते हैं, तुम्हें याद होगा डेल्टा इज रिप्लेस बाय डी से, तो डी ओमेगा अपॉन डी टी। इसलिए आप कह सकते हैं अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। ये आ गया इंस्टेंटेनियस लिखेंगे। तो इंस्टेंटेनियस में आपको पहले से याद है डिफरेंशिएट करके लिखा जाता है। बट आप सभी लोग इतने बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, थ्योरेटिकली मत चलिएगा, दिमाग से चलिएगा। एक्सेलरेशन याद करो, जब कोई पार्टिकल रेक्टिलिनियर मोशन करता था, स्ट्रेट लाइन मोशन करता था, तो उसमें अगर एक्सेलरेशन होता था तो लीनियर वेलोसिटी घटती या बढ़ती थी। फिर ध्यान से सुनिएगा, व्हेन पार्टिकल वाज परफॉर्मिंग लीनियर मोशन, याद करो सीधी लाइन में पार्टिकल जा रहा है, तो अगर एक्सेलरेशन था वो या तो स्पीड को बढ़ाता था या घटाता था। तो मेरा मतलब है, अगर लीनियर एक्सेलरेशन जिसे ए से लिखते थे, वो अगर लीनियर वेलोसिटी v को चेंज कर देता था, या तो घटा देता था या बढ़ा देता था, तो ऑब्वियस सी बात है एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को चेंज कर देगा, घटा बढ़ा देगा। और अगर ओमेगा बदलेगा तो v भी बदल जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ, तो आप देखिएगा, तुम्हें पता है कि इफ
एंगुलर acceleration alpha is present, then angular velocity omega चेंज होता है। ठीक है, ओमेगा बदलेगा भाई। अब आपको पता है सिंस v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, देयरफॉर ओमेगा इक्वल टू v बाई आर। ध्यान रखिएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड में बात करेंगे तो अगर ओमेगा चेंज होगा तो v यानी लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा, दैट इज v यानी मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑल्सो चेंजेस, वो भी बदलता है। तो मैं जानते क्या एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूं कि अगर अल्फा होगा तो v बदलेगा, और जब v बदलेगा तो यूनिफॉर्म तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा बेटा। आप इसका मतलब समझिएगा, मतलब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा था, ये कुछ ऐसे था, तो आपने क्या किया, अगर अल्फा प्रेजेंट है तो इसका तो v चेंज होगा, यानी ये जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था, अगर यहाँ v1 वेलोसिटी थी तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा ये v, और अगर यहां से पार्टिकल इस जगह चला गया, मान लीजिए यहां आ गया p2, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी हम लोग ऐसे बताते थे कि v2, और याद करो यूसीएम में हम कहते थे ये v और ये v सेम रहता है, लेकिन अब v बदल रहा है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड बदलेगा तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड भी बदलेगा भाई। अब खेल खत्म। क्या खत्म? अब इसका मतलब अगर अल्फा है तो मोशन सर्कुलर तो है लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर के लिए ये वैल्यू ये मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए थे। यानी इफ अल्फा इज प्रेजेंट then motion is no longer uniform, now the motion is non-uniform circular motion. So magnitude of linear velocity also changes, therefore motion is now non-uniform circular motion। अब मोशन नॉन यूसीएम होगा, यानी नॉन यूसीएम आ जाएगा। तो अल्फा है तो नॉन यूसीएम है भैया, ये अब याद कर लो, ध्यान में रख लो, क्योंकि अल्फा होने से ओमेगा बदलेगा, ओमेगा से वी बदलेगा, और अगर ये नॉन यूसीएम है तो बेटा आप बात बताइएगा, अगर ये वेलोसिटी v1 यहां पे अलग, यहां पे अलग, यहां पे अलग, यहां पे अलग, तो इसका मतलब नॉन यूसीएम में वेलोसिटी की डायरेक्शन में या वेलोसिटी के अपोजिट, देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन में या वेलोसिटी के अपोजिट एक एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ही गति के मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है घटाता है। तो ईदर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एक एक्सेलरेशन होगा, और ध्यान रखना सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन हमेशा मौजूद है, एसी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। बेटा पाथ अगर सर्किल है तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन तो आंख मूंद के लगा दो सर, सर्कुलर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन तो काम कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन की वजह से ये तो इधर लग ही रहा है, लेकिन अगर v1 में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ v2 यहाँ v3 हो रहा है, तो इसका मतलब है v1 के पैरेलल भी एक एक्सेलरेशन लगेगा, इसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहेंगे। टेंजेंशियल क्यों? क्योंकि देखो बेटा ये जो सर्कुलर पाथ है इसके टेंजेंट यानी टच करती हुई लाइन पे लग रहा है। अब तुम कहोगे क्या सर ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के पैरेलल होगा? नहीं, ये इधर भी हो सकता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर भी हो सकता है। तो यहां पर बात नॉन यूसीएम, तो आप ध्यान दे लीजिएगा, हेंस in non-UCM two accelerations act, दो एक्सेलरेशन काम करते हैं। नंबर वन, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, नंबर वन सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन AC एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT, ये बात है। ठीक, अभी इतनी बात करके थोड़ा सा एक कैलकुलेशन निकाले, फिर से वापस आते हैं। ठीक, इतना नोट कर लो और मानो इस चीज को जो मैंने बात कही है इसको एक बार लेक्चर को पॉज करके फिर देख लेना ध्यान से। ठीक है यार, मतलब अल्फा आते ही हम नॉन यूसीएम पे चले गए। अगर हम नॉन यूसीएम पे चले गए तो दो एक्सेलरेशन लग गए, दो फोर्स भी लगेंगे बेटा, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन है इसमें मास से मल्टीप्लाई करो तो फोर्स आएगा, तो F = ma, तो इसका मतलब इसमें दो फोर्स भी लगते होंगे।
तो दो एक्सेलरेशन आ गए। तो मैं चाहता हूं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाले कैसे, आपके मन में आएगा। तो ध्यान रखिएगा, वेयर AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, या आर ओमेगा स्क्वायर, या वी ओमेगा, ये AC इनमें से किसी के बराबर होता है, ये आप पहले से जानते हैं। और हमें बट ये जहां AC ये है, एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में हमें थोड़ा सा बात और करनी पड़ेगी। तो हमने कह दिया सेंटीपिटल एक्सेलरेशन तो हमें ये पता है, अब इसकी चर्चा पे आ जाए। तो यहां पर आइएगा, देखो, सिंस अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी होता है, ये आपको याद है। तो आप देखिएगा, बट आपको पता है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर होता है। ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर होता है, राइट। तो अगर मैं इसको अभी बेटा सिर्फ मैग्नीट्यूड में ले लूं, अभी एरो नहीं लगा रहे, तो अगर हम इसे लिखें देयरफॉर अल्फा इक्वल टू डी बाई डी टी, ओमेगा को वी बाई आर लिख लो, तो पता आर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, तो 1/r dv बाई डी टी आ गया। तो ये लगा ही लेते हैं एरो, एरो में ही बात कर लो बेटा, वेक्टर से कंफ्यूजन ना हो। तो देखो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये। तो अब अगर आप ध्यान दें तो यहां पर क्या आ जाता है, ये अल्फा जो आया, नहीं वेक्टर फॉर्म में नहीं आएगा, इसको रोकते हैं। देखो हमें अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए, यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो आप ऐसे लिखो, ये आया, ये हटा दो, ये आ गया, क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं होती इसलिए कर रहे हैं। अब आप देखो अल्फा को अल्फा लिखो 1/r, dv बाई dt तो a होता है ना, तो देयरफॉर देखिएगा a इक्वल टू आर अल्फा, ये आया। तो आप ध्यान रखना लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन है ये। तो अगर मैं इसको इक्वेशन x2 कहूं, which is relation between linear acceleration A and angular acceleration अल्फा, ये इसके बीच में रिश्ता है। तो अगर ये लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन आ गया, ये आपको दिख गया यहाँ पर, ठीक। अब इसे याद रखो बेटा, यहाँ पर A टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो आप यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में भी लिख दे, इन वेक्टर फॉर्म इसे बेटा ऐसे लिखते हैं AT इक्वल टू, क्योंकि R और अल्फा दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो AT इक्वल टू अल्फा क्रॉस R होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, अल्फा क्रॉस R होता है, तो ये वेक्टर फॉर्म आया इसका, ठीक। ध्यान रखिएगा इवन A इक्वल टू अल्फा क्रॉस R लिख लो, तो क्योंकि T अभी हमने लिखा नहीं था। यहां पे ध्यान रखना इक्वेशन x2 में और x3 में ये जो A है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो इन इक्वेशंस x2 एंड x3, A इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT। तो तुम्हारे मन में आया कि सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकाले, आर अल्फा से, अल्फा क्रॉस आर से, यहां से निकालिए, ठीक। इतना नोट लो, थोड़ा और इसे क्लियर करते हैं। तो इसका मतलब तुमसे मैं कहूं therefore टेंजेंशियल एक्सेलरेशन is obtained from the equations। और वो कैसे आएगा देखिएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पहला A इक्वल टू अल्फा आर यहां से आएगा, जहां पर where A equal to AT, तो therefore कह सकते हो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज अल्फा आर। तो एक तो ये जानकारी है, एंड ऑल्सो ध्यान रखिएगा AT जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय dv बाई dt। ये dv बाई dt से भी आएगा, क्योंकि जिस गति से सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी, जैसे ये देखा जाए सर्कुलर मोशन में ये जो वेलोसिटी थी ये v, ये कांस्टेंट नहीं है, बदल रही होगी।
तो इसको डिफरेंशिएट करने से भी आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलता है, ज्यादा इस्तेमाल ये होता है, राइट। तो ये आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, क्लियर। तो अब एक बात निकल के आई कि अगर मैं तुमसे बात करूं यहां पर, हेंस आप देखिएगा क्या है, हेंस नंबर 1 इन यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जरा ध्यान दीजिएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, लेकिन AC इज नॉट इक्वल टू 0। देखो बेटा, सर्कुलर मोशन होगा चाहे यूसीएम हो चाहे नॉन यूसीएम, AC तो 0 ना होगा, वो तो होने वाला है। तो यानी टोटल एक्सेलरेशन सिर्फ ये होगा, ठीक है, दैट इज नेट एक्सेलरेशन इज ओनली AC। तो इसका मतलब ये हुआ दैट इज नेट एक्सेलरेशन इस केस में जो होता है यूसीएम में, दैट इज AC ओनली, क्योंकि AT तो 0 है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में AT ना होगा, लेकिन देखो हेंस इन यूसीएम हमने किया था, अब हम बात करें नॉन यूसीएम। तो नोट कर लो फिर बताएं। तो अब आप आ जाइए, इन नॉन यूसीएम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ध्यान रखना AT भी 0 नहीं होगा, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, एंड AC भी 0 ना होगा, ये भी 0 ना होगा, यानी दोनों मौजूद होंगे। अगर दोनों मौजूद होंगे तो एक बार ध्यान देना, अगर हम कहिए नॉन यूसीएम है, नॉन यूसीएम पार्टिकल यहां पर है, तो बेटा जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, देखो वेलोसिटी है, इसी डायरेक्शन में या तो एक्सेलरेशन ये होगा या इसके अपोजिट होगा, लेकिन खैर हम दोनों बातें कर लेंगे, आप लिख जाइएगा O। तो सेंटर के तरफ भी होगा, तो यानी नॉन यूसीएम में 2 एक्सेलरेशन होंगे, और ये दोनों 90 डिग्री पे होंगे बेटा। देखो क्यों, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस दोनों एक दूसरे की तरफ होते हैं। ध्यान रखना, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, क्योंकि रेडियस के लॉन्ग होता है, इसलिए रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इनका यहां कहीं होगा A। तो देयरफॉर रिजल्टेंट या नेट एक्सेलरेशन अगर हम A से लिखें तो वो क्या होगा, इसका और इसका वेक्टर सम होगा, दैट वुड बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ AC एंड AT, ये होगा। और मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, A एरो हटा दें तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर आपका होगा। वो क्यों होगा बेटा, वो इसलिए होगा क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे हैं, और जब दो वेक्टर 90 पे होते हैं रिजल्टेंट अंडर रूट फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये A की वैल्यू अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर होता है, ये आया। तो जब दो नॉन यूसीएम हो तो एक्सेलरेशन ना तो इधर ना इधर, बल्कि इन दोनों के रिजल्टेंट के अराउंड होगा। अब इसमें 2 केस पॉसिबल है, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इतना लिख लें अगर आप, तो मैं इसमें आ जाऊं केस 1 पे। देखो केस 1 आपके मन में भी आना चाहिए क्या, कि सर अगर ये पार्टिकल ऐसे मान लिया एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो V और AT पैरेलल है, तो ये AT इसकी स्पीड को बढ़ाएगा, हो सकता है ये इसके अपोजिट हो, तो बताओ बेटा वेलोसिटी की डायरेक्शन के ये खिलाफ होगा तो घटाएगा, राइट। तो हम यहां पे लिख रहे हैं इफ AT इज पैरेलल टू V, दैट इज V का मतलब दैट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन उसके अगर पैरेलल है, तो अगर ये इसके पैरेलल है तब बात करें। तो इसका डायग्राम तो यही हुआ, एक बार फिर से बना लेते हैं। देखो अगर ये पैरेलल होता है, पार्टिकल यहाँ पे था, इसकी वेलोसिटी ये इधर थी, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इधर ही AT है और ये सेंटर की तरफ AC है, तो बेटा आप समझिएगा इनका रिजल्टेंट इधर कहीं होगा। आप देखिएगा इनका रिजल्टेंट ये होगा, A होगा, और A की वैल्यू क्या होगी वो आप जानते हैं, लिखना चाहें फिर लिख दें। इनका रिजल्टेंट A होगा, A इक्वल टू अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो उस केस में जब ये पैरेलल होते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो आप तुम्हें पता है, देखो A इक्वल टू होगा अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, पहली बात Z1 मान लें। दूसरा इसमें ये पूछते हैं बेटा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन
और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो अगर पैरेलल हो तो ये इधर लगेगा। लेकिन कई बार ये एंगल पूछते हैं, कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन जो ये है, ध्यान देना ये, और यानी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है इसके साथ और ये नेट एक्सेलरेशन के बीच का एंगल क्या, ध्यान रखना। अब एक्सेलरेशन ये नहीं है, सिर्फ ये भी नहीं है, ये है। तो अगर मैं कहूं एंगल थीटा इन दोनों के बीच में, तो अब ये लिखिएगा इफ थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड A, ये इसके बीच में अगर एंगल है तो तुम्हें tan थीटा, बेटा देखिए ऐसे आप निकालिए, आप कह दो कि सर एक ट्रायंगल यहां बना लेते हैं, ये आप ऐसा करो, ये एक ट्रायंगल बना लो। तो पता tan थीटा होता है परपेंडिकुलर, आपको ये अच्छे से ध्यान होना चाहिए, इसे ढक लो। देखो अगर ये AC को रिप्रेजेंट करता है तो ये वाली लाइन भी AC को रिप्रेजेंट करेगी। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये वाली लाइन किसके बराबर है, ET। बेटा V मत ले लेना, क्योंकि तुम्हें पता है tan sin cos ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इनका यूनिट और डायमेंशन कुछ नहीं होता है। अगर आप चाहते हो कि यूनिट डायमेंशन कुछ नहीं होता तो ये अगर एक्सेलरेशन है तो बेस लाइन पे भी एक्सेलरेशन ही लेना होगा। तो देखो tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देन tan थीटा अगर आप देखें तो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और न्यूमेरिकल में बेटा आपको AC कैलकुलेशन में मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा, और आपसे यहां ये वैल्यू निकाल लेते हैं, स्टार आया। इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, ये एंगल जो है वो इन दोनों के रिजल्टेंट A और V के बीच, और ये एंगल लेस देन 90 आएगा। तो इसका जब 80 जो है पैरेलल टू V होता है तो आप लिखोगे वेयर थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री, 90 से छोटा एंगल आएगा। क्लियर? तो ये पहला केस था, आप इतना लिख लो। फिर सेकंड केस इसका बना लेते हैं। अच्छा, इस केस में सेकंड केस से पहले ये भी बता दो, तो बताओ इस केस में जो पार्टिकल मूव कर रहा है इसका मास अगर m है, तो अगर आपसे कहा जाए अगर एक्सेलरेशन a है देन व्हाट इज द नेट फोर्स, तो आप इसी में लिख दें नेट फोर्स क्या हो जाएगा। तो ये तो कोई बात ही नहीं, नेट फोर्स F इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma ये है इसका, तो दैट विल बी इक्वल अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। तो अगर न्यूमेरिकल में तुमसे पूछ लें कि फोर्स और वेलोसिटी के डायरेक्शन में क्या के बीच में क्या एंगल है, तो बेटा जिधर A है इधर ही तो ये फोर्स लगेगा, तो सेम आंसर आएगा ये। ठीक है, अब केस 2 में ले रहे हैं, वो आइए जरा। केस 2 ये है, इफ देखिएगा इफ AT is opposite to V, V मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर AT जो है V के अपोजिट है, तो ऊपर ही डायग्राम बना लें, यहाँ हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, थोड़ा आपको विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊँ बेटा, इससे रिलेटेड मैं डायग्राम बनाऊँ, चलो यही बना लेते हैं। देखो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा था, पार्टिकल यहाँ पे था, वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर लग रहा है। देखो बेटा AT इधर लग रहा है, जब ये खिलाफ लगेगा तो स्पीड को, यानी पार्टिकल आगे जाते जाते स्पीड कम होगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो इधर ही लगता है, देखो ये सेंटर है, ये तो इधर ही लगता है AC। ठीक, यार अब आपसे फिर मैं पूछूं कि भाई रिजल्टेंट, तो देखो AT और AC तो 90 पे, रिजल्टेंट तो बेटा इधर ही आएगा, इसमें तो कोई ऐसा कोई न्यूमेरिकली इसमें तो कोई चेंज ना आएगा, बट डायरेक्शन में आएगा। देखो ये एक्सेलरेशन का नेट एक्सेलरेशन आएगा, तो इस केस में नेट एक्सेलरेशन तो यही हुआ। नेट एक्सेलरेशन अगर मैं A लिखूं तो बेटा A क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर सम होगा, दैट इज वेक्टर सम ऑफ AC एंड AT। A का मैग्नीट्यूड यानी एरो हटा दें तो बेटा आप देख लो दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर आएगा, ये आ गया। अगर नेट एक्सेलरेशन आ गया, देयरफॉर नेट फोर्स भी आप यहीं पे निकाल लो। नेट फोर्स अगर आप निकालें तो F इक्वल टू MA होता है, दैट इज F इक्वल टू M अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, और अब एंगल की बात है। देखो बेटा डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है और एक्सेलरेशन ये है, यानी ये वेलोसिटी, हमें ये एंगल चाहिए। पिछले में भी थीटा लिखा था, थीटा लिखते हैं, तो लिखो इफ थीटा इज एंगल बिटवीन, देखो एंगल बिटवीन V एंड A, ये A के बीच में एंगल है,
तो आप बताओ हम ये क्यों पूरा निकालें, क्यों ना हम ये अल्फा निकाल लें पहले। देखो अल्फा, और फिर यहां से देखो ये सीधी लाइन है, हम 180 में से अल्फा माइनस कर देंगे, थीटा आ जाएगा। तो एंगल थीटा जरूर है, लेकिन हम निकालेंगे अल्फा। और अल्फा कैसे निकालेंगे, देखो tan अल्फा इक्वल टू निकालेंगे, यहां से आप फिर परपेंडिकुलर डालो बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना जरूरी है। देखो ये AC को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी AC को रिप्रेजेंट करेगा। तो बताइएगा tan अल्फा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस मतलब 80। इन ट्रायंगल हम थीटा यहां जरूर लिखें, लेकिन हम अल्फा निकाल रहे हैं। tan अल्फा इक्वल टू देखो AC अपॉन 80, ये तो बिल्कुल वैसे आएगा। और अगर आपसे ये वैल्यू आ गई, जैसे इसको इक्वेशन नंबर हम अगर यहां पर ऐसा करते हैं, x1 लिख दें, z1 लिख लिया था, चलिएगा P1 लिख लें, इसको इक्वेशन नंबर P2 लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर P3 लिख लेते हैं। तो आप देखिएगा ये आ गया। अगर ये अल्फा आ गया तो बताओ थीटा क्या आ जाएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा। और अगर गौर से देखो अल्फा की वैल्यू 90 से कम है, इसका मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 90। कब, ध्यान से रख लो, जब v और 80 दोनों एक ही डायरेक्शन में थे तो थीटा 90 से छोटा आया था, लेकिन v और 80 अगर अपोजिट हैं तो थीटा विल बी ग्रेटर देन 90। तो आप लिखोगे वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये आएगा। ठीक, तो इस जगह पर हम आपसे एंगुलर एक्सेलरेशन और इस वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की एंट्री कराते हैं। जब ध्यान से पढ़ा, नॉन यूसीएम का सवाल हर तरह के एग्जाम में, जेईई मेंस में, एडवांस में, तो एप्लीकेशन में आ जाता है, और नीट में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसका अगले लेक्चर में नॉन यूसीएम के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स लेकर के चलेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।